नमस्कार, राम राम सा, सत श्री अकाल। वेलकम टू द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपका स्वागत है पॉलिटी के ब्रह्मास्त्र लेक्चर सीरीज में। ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि मैंने इतना कंडेंस किया है एम लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को शामिल करके इसे 100 पेजेज की पीडीएफ के रूप में बनाया है। और ये पीडीएफ इतनी शानदार बनाई है कि इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र। निश्चित सी बात है कि ये पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। अगले 8 से 9 घंटे अगर आप कंटिन्यूसली देख लेते हो तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पॉलिटी के सारे सवाल आप सॉल्व कर पाओगे। 90+% जो है वो सवाल तो सॉल्व कर ही लोगे। हो सकता है 1-2 सवाल अलग हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर सवाल इसी में से मिल जाएंगे। तो ब्रह्मास्त्र इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। ये कुल मिला के 6 पार्ट में होगा। पहला 0 के रूप में मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, और कुल मिला के 6 पार्ट में होगा। ये यूनिक कोर्स होगा जिसमें टिप्स और ट्रिक्स का यूज किया जाएगा। मैं इसमें आपको कहानी से शुरुआत करूँगा, चीज़ों की कॉन्सेप्ट उसमें फिर जोड़ता जाऊँगा और साथ साथ में फैक्ट जोड़ता जाऊँगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम में आपको चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कहानियाँ और कॉन्सेप्ट अच्छी बात है, लेकिन याद भी होनी चाहिए। इसलिए इस पूरे लेक्चर सीरीज में पॉलिटी को रटाने का काम, संविधान के सभी अनुच्छेदों जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको रटाने का काम मेरा है। आपका काम बस इतना है कि इस पूरे लेक्चर को 1 बार 2 बार देखना है, इस पूरी लेक्चर सीरीज को, और पीडीएफ को 1 या 2 बार पढ़ना है। उसके अलावा पॉलिटी आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इवन इफ आप बड़े से बड़े एग्जाम में चले जाना, यहीं से आपको 90% से ज़्यादा सवाल मिल जाएंगे। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है ब्रह्मास्त्र। ओके, तो मैं काफ़ी ट्रिक्स और टिप्स को यूज करूँगा। उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ 90% से अधिक सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। एंड समझने के साथ साथ में समाधान याद कराने की गारंटी भी मैं इनिशियली दे रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने पॉलिटी की लेक्चर सीरीज बना के क्रैश कोर्स 6 घंटे में कंडेंस किया था, तब मैंने बोला था कि 60 से 70% सवाल आप सॉल्व कर पाओगे। तब मुझे पता था कि इतना ही कंटेंट है, लेकिन इस बार मैं 90% प्लस बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत करके इसे कंटिन्यूसली अपने हाथों से हैंड रिटन पीडीएफ बनाई है। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ। ये पीडीएफ इतनी शानदार है कि मैं इसे अगर 3-4 हज़ार रुपये में बेचने जाऊँ तो भी आप उसे खरीद सकते हो, लेकिन मैंने सोचा है कि शुरुआती 5,000 विद्यार्थियों के लिए इसे फ्री दी जाएगी। अब मैंने जो अपने एप्लीकेशन पे जब इसे कोर्स को लॉन्च किया तो ऑलमोस्ट 3 या 4 हज़ार बच्चे ले चुके हैं। फिर मैंने फ्री करने के लिए और बच्चों के लिए बढ़ा दिया, अगले 20,000 बच्चों तक ये पीडीएफ फ्री रहेगी। तो मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूंगा। तो पहले आप ये पीडीएफ देख लीजिए। एक बार मैं आपको ओवरव्यू में पीडीएफ पूरी दिखाता हूँ। आप देखिए कितनी शानदार क्वालिटी की पीडीएफ है। हर चीज़ को मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर पार्ट 1 में मैंने ओवरव्यू के रूप में आपको बताया है कि संविधान की विशेषताएँ क्या हैं, संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान कैसे बनाया गया, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी समितियाँ थीं, ये मैंने पार्ट 1 के रूप में लिया है। उसके अलावा पार्ट 2 में मैंने स्वतंत्रता संग्राम की कुछ तिथियों को, जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि आप संविधान सभा और स्वतंत्रता संग्राम को दोनों को पैरेलल समझ सकें। उसके बाद में पार्ट 3 में मैंने वहाँ पे कार्यपालिका के बारे में बात की है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका, साथ साथ में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं विधायिका के बारे में, जिसमें संसद शामिल होती है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है। वो हमारे पार्ट 4 के अंतर्गत हमने रखी है विधायिका। तो केंद्र की विधायिका रहेगी, साथ साथ में राज्य की विधायिका रहेगी। फिर उसके बाद में अगला पार्ट जो है अपना पार्ट 5, उसमें मैंने न्यायपालिका के बारे में बात की है। और न्यायपालिका का एक भी सवाल, एक एक चीज़ इसमें कवर की है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे नियुक्त किए जाते हैं, उनको हटाने की क्या प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस है। तो अब पीडीएफ को आप देखिए, बस मैं आपको सिर्फ पीडीएफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कितने शानदार शानदार इमेजेज मैंने इसमें यूज की हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो आपके लिए पीडीएफ बनाई गई है। ये स्कैन करने के लिए है। पीडीएफ में अगर आप स्कैन करना चाहें, वीडियो देखना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो आप जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे द्वारा आईएएस और आरएएस एंड स्टेट पीएससी के जो कोर्सेज हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध कराए गए हैं। उनमें हम कंप्लीट सिलेबस कराते हैं।
लाइक मेंस एग्जाम तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो आप अगर उस तरीके से भी एनरोल करना चाहें तो कुछ मिनिमम फीस देके, नाम मात्र फीस देके हमारे अदर कोर्सेज में जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी भी कोर्सेज हैं एसएससी सीजीएल के लिए या ऐसे एनटीपीसी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, अन्य सब। अब आप पीडीएफ देखिए एक बार, जस्ट मैं आपको पीडीएफ का ओवरव्यू करा रहा हूँ कि कितनी शानदार पीडीएफ आपके सामने, और यहाँ पे मैंने जो जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द ओवरव्यू। पहले ओवरव्यू में हम परिचय देखते हैं। परिचय कि पॉलिटी क्या है, राजनीति क्या है, राजनीति की जरूरत क्या पड़ी, एक कहानी के रूप में देखेंगे। राज्य शब्द भी एक्चुअली में, राज्य शब्द आया कहाँ से, राज्य की परिभाषा क्या है, राजनीति क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। राज्य, देश और राष्ट्र तीनों शब्द आप सुनते होंगे, उनमें थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर भी देख लेते हैं और साथ में हम टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। ओके, ये 5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं टोटली। वो आपको इस पूरी 9 घंटे की सीरीज में मिलेंगे और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इससे बाहर जो एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि मैंने एम लक्ष्मीकांत पूरा कंडेंस किया है इसमें। ठीक है, मैंने वो उस तरीके से डिजाइन किया है कि चीज़ों को फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा सकूं। तो पार्ट 1 में हम परिचय, प्रस्तावना, स्रोत, संविधान, संविधान का ढांचा, संविधान भाग, अनुसूचियाँ, परिशिष्ट जो पूरे रटाए हुए हैं मैंने एक्चुअली में। उसके बाद में संविधान का मूल ढांचा, महत्वपूर्ण तथ्य भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पार्ट 2 में स्वतंत्रता संग्राम, संविधान के भाग और अपने जो संविधान है उसके अलग अलग भाग हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उनको एक साथ में संघ एवं उसका अर्थ, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य। पार्ट 3 में कार्यपालिका, केंद्र की और राज्य की। पार्ट 4 में यहाँ पे विधायिका, केंद्र की और राज्य की। पार्ट 5 में न्यायपालिका, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, उसके अलावा पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इन सब के बारे में बात की है। एंड पार्ट 6 के रूप में हमने महत्वपूर्ण संस्थाओं को लिया है, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, यूपीएससी और बहुत सारी 14 या 15 जो प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं हैं और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पार्ट 6 में रहेगा। इसी के साथ में भाषा से रिलेटेड उपबंध है, आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक के, वो भी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। एंड यहाँ पे मैंने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भी शामिल की हुई है और जो अन्य अनुच्छेद हैं वो भी शामिल किए हुए हैं। अस्थायी प्रावधान है, जैसे कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था पहले, उसके अलावा अन्य राज्य भी हैं, उनके रिलेटेड विशेष उपबंध प्रावधान किए गए, तो वो हमने यहाँ पे सब कवर किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द राजनीति। राजनीति क्या है, पॉलिटी क्या है। 2 शब्दों से मिलकर के बन रहा है, राज और नीति। अब आसानी से आप बोल सकते हैं सर राज और नीति, राज्य की नीति। अब ये राज्य क्या है और नीति क्या है, ये समझने की बात है। देखो एक कहानी के थ्रू समझते हैं हम इस चीज़ को। देखो मैं हमेशा अपने लेक्चर की जब शुरुआत करता हूँ तो एवोल्यूशन से शुरू करता हूँ, मैं इस बात से शुरू करता हूँ कि आज से 13.5 अरब वर्ष कभी ब्रह्मांड बना होगा। एक छोटे से सिंगुलर पॉइंट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, सिंगुलरिटी से, एंड बिग बैंग थ्योरी के अनुसार वो सिंगुलरिटी जो है वो उसमें अचानक से ब्लास्ट हुआ 13.5 अरब साल पहले। एंड उसके बाद में वो एक्सपैंड होना शुरू हुआ, एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, लाइट का उत्पत्ति हुई, हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, सुपरनोवा के थ्रू अदर जो उत्पाद हैं वो निकले। ये ज्योग्राफी के पार्ट में मैं बहुत अच्छे तरीके से एक यूनिवर्स वाला लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, उसमें अवेलेबल है। हमारे जो मेन कोर्सेज हैं IAS RAS, उसमें पूरे हर टॉपिक के फुल लेक्चर हैं, जिनमें एक 1.5 घंटे का मैंने डीप एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मान लीजिए कि जो अब तक की थ्योरीज हैं उनके हिसाब से तो यही माना जाएगा कि हाँ, मान लिया कि उस समय जो है वो 13.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, 4.5 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की जो है वो निर्माण हुआ, और तब जो पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, धीरे धीरे बादल बनने लगे, पृथ्वी पे ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई, जलीय जीव निकले, धीरे धीरे उन जलीय जीवों से विकास होते हुए अलग अलग जीवों का विकास हुआ, और उनमें से ही एक होमोसेपियंस यानी मनुष्य निकल के आया। यानी 40 लाख वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई। हम जो है साइंस के अकॉर्डिंग मानते हैं जो पहला हमारा पूर्वज था वो लूसी नाम की एक बंदर था, तो वो हमारा हम पूर्वज से मानते हैं। तो 40 लाख वर्ष पहले जो है वो मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अब आप एक चीज़ समझ के देखिए कि जब मनुष्य पुराने समय पे आदि मानव की तरह रहता था, तो तब उसे ना तो कपड़े पहनने का ढंग था, ना ही उसे खाने का कुछ स्पेशल स्वाद सबक था। वो जो है वो जानवरों को मारता था और कच्चा मांस खा जाता था इस तरीके से। तो वो एक तरीके से पुराने समय पे मनुष्य जो है वो जानवरों की तरह रहता था, शिकारी संग्राहक था, शिकार किया, संग्रह कर लिया और खा लिया। ये शुरुआती जो मनुष्य की स्टेज थी वो थी, जिसे हम आदि मानव या प्रीमिटिव जो है वो मैन कहते हैं। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया
जो आविष्कारों का युग चला, एक तरीके से बहुत अलग अलग आविष्कार हुए, जिनमें एक आविष्कार किया मनुष्य ने, वो एक्सीडेंटली आविष्कार हो गया था, आग का आविष्कार हो गया था। एक मनुष्य जो है वो दो पत्थरों को रगड़ रहा था, तो अचानक से चिंगारी निकली और नीचे की साइड में जो है वो आग लग गई, तो आग का आविष्कार हुआ। पहले तो मनुष्य उस आग से डर गया होगा, फिर उसने इस चीज़ का कंट्रोल करना सीखा कि आग को अगर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ तो इसे मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकता हूँ। फ़ायदे के लिए कैसे? मैं इससे जो है वो जो मांस है उसे पका करके खा सकता हूँ, भोजन को पका करके खा सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, फिर उसने ये सब चीज़ होगा सोचा होगा कि अगर मैं इस पर कंट्रोल कर लेता हूँ तो रात में उजाला करने के लिए मशाल जला सकता हूँ, ये भी। तीसरा, वो दूसरे जानवरों को डरा सकता है, अपने हाथ में मशाल होगी तो दूसरे जानवरों को डरा सकता, तो आग का आविष्कार हुआ। उससे पहले मनुष्य की एक और जो एवोल्यूशन हुआ था, वो पहले मनुष्य चार पैरों पर ही चलता था, ठीक है, हम भी और आप भी, हमारे पूर्वज जो थे वो चार पैरों पर चलते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया होगा, जो होमो इरेक्टस था, होमो इरेक्टस यानी हमारे पूर्वज, उसने जो है वो सीधा खड़ा होना सीख लिया, यानी दो पैरों पे खड़ा होना सीख लिया, और उसके दो हाथ खाली हो गए, ठीक है, दो पैर या दो हाथ खाली हो गए। अब ये दो हाथ खाली हुए तो बाकी जानवरों की तुलना में उसको अदर एडवांटेज मिल गया, और वो अदर एडवांटेज क्या था कि ये जो दो हाथ हैं इनमें वो हथियार रख सकता है, मशाल रख सकता है, दूसरे जानवर को मार सकता है। और अगली बात, वो जैसे ही वो खड़ा होता है, पहले सभी जो थे आदि मानव वो चार पैरों पे चलते थे, लेकिन उन्होंने सीधा खड़ा होना सीखा, रीढ़ की हड्डी के सारे खड़ा होना सीखा, और जैसे ही वो खड़ा होता है तो बाकी जानवरों की तुलना में उसकी ऊंचाई अधिक हो सकती है और वो दूर तक देख सकता है। तो पहला आविष्कार तो मनुष्य का यही हुआ कि वो सीधा खड़ा हुआ, होमो इरेक्टस हुआ। उसके बाद में उसने आग का आविष्कार किया, उसमें वो पका हुआ खाना खाने लगा, उसके अलावा दूसरे जानवरों को डराने लगा, रात के लिए मशाल यूज करने लगा। फिर उसने धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार के साथ साथ में क्या हुआ कि मनुष्य जो है वो जानवरों को पालतू बनाने लग गया, और बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी इस तरीके से अपने पास में रखने लग गया। तो पहिए के आविष्कार से गाड़ी बनाने लग गया, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होने लग गया, ठीक है। और ये जानवरों को पालतू बनाने लग गया, तो वो जानवर भी अदर उसके काम में आने लग गए थे। गाय को पाल लिया, कुत्ते को पाल लिया, बैल को पाल लिया, तो वो मनुष्य के लिए काम आने लग गए। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने तांबे की खोज की, तांबे के बाद में कांसे की खोज की, और फिर लोहे की खोज की। इसी तरीके से जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम बोलते हैं ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग, इस तरीके से हम हिस्ट्री को डिवाइड भी करते हैं उस चीज़ में। तो मनुष्य ने औजार बनाए, उन जो पदार्थ की खोज की तांबे की, तो तांबे के औजार बनाए। तांबे के औजार थोड़े कम मजबूत थे, फिर कांसे का, और फिर फाइनली लोहे का, और लोहे के औजार काफ़ी मजबूत होते थे। तो मनुष्य को यहाँ बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल गया। लोहे के औजार बनाए तो उसने तलवार बनाना सीख लिया, कुल्हाड़ी बनाना सीख लिया, फिर पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, फिर दूसरे जानवरों को मारना आसान हो गया उसके लिए, जब ज़्यादा अधिक अच्छे औजार हो गए। तो यहाँ पे औजार बनाए उसने, और औजार की सहायता से खेती करने भी लग गया। अब जब खेती करने लगा, पका हुआ मांस खाने लगा, सीधा खड़ा होने लग गया, आग पे कंट्रोल कर लिया उसने, पहिए का आविष्कार कर लिया, जानवरों को पालतू बना लिया, और खेती में वो सरप्लस खेती करने लग गया, अधिशेष खेती करने लग गया, तो उसके पास में अनाज बचने लग गया। तो पहले जो शिकारी संग्राहक था, एक जगह से दूसरी जगह भटकता था, वो भटकना उसने कम कर दिया। बोला कि जब सब सारी सुविधाएं मेरे पास में हो रही हैं तो मैं स्थायी निवास करने लग जाऊं, और जब स्थायी निवास करेगा, उसके पास में खाना पहले से उपलब्ध है, तो वो सोचना शुरू कर देगा, एक्स्ट्रा थिंकिंग वो शुरू कर देगा। और मनुष्य ने एक्स्ट्रा थिंकिंग शुरू की, तो फिर उसने कपड़े के रिगार्डिंग सोचा कि कपड़े पहनने चाहिए, फिर उसने ये सोचा कि रिश्ते नाते बनाना चाहिए, फिर उसने सोचा एक समाज बना लेना चाहिए, एक गांव की तरह रहना चाहिए। धीरे धीरे गांव बड़े होते गए तो शहर बनने लग गया। तो आविष्कारों का ये दौर था, इसके कारण स्थायी निवास हुआ, सोचना शुरू हुआ, और धीरे धीरे सभ्यताएं बनने लग गई, इस तरीके की सभ्यताएं बनने लग गई। तो एक सभ्यताओं का दौर रहा, जिसमें हमारे भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा इराक, ईरान वाली मेसोपोटामिया सभ्यता होती है, दजला फरात सभ्यता होती है, यूनान की साइड में यूनानी सभ्यता होती है, रोमन सभ्यता होती है यूरोप में, अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता होती है, चीन में चीनी सभ्यता होती है, इवन एक उत्तरी अमेरिका में भी माया सभ्यता थी, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो अलग अलग सभ्यताएं बनी, और उन सभ्यताओं में जब लोग इकट्ठे रहने लग गए और चीज़ें अधिशेष होने लग गई, और संसाधनों के बारे में पता चलने लग गया, तो अब मनुष्यों में आपस में लड़ाई होने लग गई कि ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ अनाज है ये किसका है, ये एक्स्ट्रा जो भैंसें हैं या एक्स्ट्रा गाय हैं ये किसकी होनी चाहिए, या ये एक्स्ट्रा ज़मीन है ये किसकी होनी चाहिए, यानी ये संसाधनों का वितरण किस तरीके से किया जाना चाहिए, इस पे आपस में लड़ाई झगड़े होने लग गए। और इन सभी लड़ाई झगड़ों को रोकने के लिए फिर वहाँ पे सब लोगों ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें इस राज्य को, क्योंकि गाँव को भी राज्य बोल सकते हैं,
शहर को भी राज्य बोल सकते हैं, जहाँ पे इकट्ठे लोग रहते हैं उसी को राज्य बोला जा सकता है। लोग इकट्ठे जहाँ रहते हैं वहाँ उसे स्टेट बोल दिया जाता है। हम जो देखते हैं राजस्थान स्टेट या इंडिया को स्टेट, पॉलिटी में स्टेट, अपने देश को भी हम स्टेट ही बोलते हैं पॉलिटी के अंतर्गत। अभी थोड़ी देर में मैं राज्य, राष्ट्र और देश में अंतर बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 5000 वर्ष पहले जब मनुष्य खेती करने लग गया, घर पे रहने लग गया, घर बनाने लग गया, कपड़े पहनने लग गया, इमोशंस जो है वो शेयर करने लग गया और थिंकिंग करने लग गया, तो मनुष्य जो है वो स्थायी निवास में और राज्य के अंदर रहने लग गया। तो फिर उसे राज्य में लड़ाई झगड़े नहीं हों, इसलिए नीति बनाने की ज़रूरत पड़ी कि भाई इस संसाधनों का वितरण किस तरीके से करना है, इसकी नीति बनानी पड़ेगी। हमें कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसकी नीति मिलकर के बनानी होगी। तब उसी दिन से राजनीति की शुरुआत हो जाती है, पॉलिटी की शुरुआत हो जाती है। यानी ये जो संपत्ति और ये जो संसाधन है, इनका वितरण किस तरीके से किया जाएगा, इनका एलोकेशन कैसे किया जाएगा, इन सब को कंट्रोल करने के लिए नीति बनाई जाने लग गई। शुरुआत में क्या होता था कि जिसके पास में जितना ज़्यादा पावर होती थी वही उन वस्तुओं पे कंट्रोल करने लग गया था। इसलिए राजा महाराजाओं का दौर रहा, तानाशाहों का दौर रहा, जिसमें जिसकी लाठी उसका भैंस का एक कॉन्सेप्ट रहा था। इसे आप एक गांव की कहानी की तरफ समझ सकते हैं, आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये गांव है, मैं इस गांव को मान लेता हूँ, ये गांव है। इस गांव में 10-20 मैं 100 घर मानता हूँ, ठीक है, 100 घर हैं, ठीक है, इस तरीके से। 100 नहीं, मैं कम घर मान रहा हूँ इसे, ओके, 10 ही घर मान रहा हूँ, बाकी आप 100 घर मान के चलना बाद में, या इसे मैं ज़्यादा कर दूंगा बाद में, लेकिन शुरुआत में 10 करके एक थ्रू एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। 4 4 8 10 हो गए, ओके। अब इनमें से एक व्यक्ति के पास में अब भैंस हैं, तो वो भैंस चराने का या दूध का काम करता है। एक व्यक्ति लोहार है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो, एक व्यक्ति नहीं, 3-4 व्यक्ति जो है वो कृषि का काम करते हैं, ठीक है, कृषि का 3-4 व्यक्ति काम करते हैं। उसके अलावा एक व्यक्ति जो है वो टीचर के रूप में काम करता है। एक गांव के रूप में एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही और व्यक्तियों के पास में और अन्य अदर कार्य हैं। अब इन्होंने क्या किया कि हम आपस में लड़े नहीं, इन जो संसाधन हैं, बफेलोज हैं, गाय हैं एंड जो ज़मीन है, गांव में ऐसा होता है कि ज़मीनों के ऊपर लड़ाई होती रहती है। अब लड़ाई होती है तो फिर वो क्या करते हैं, पुलिस के पास में जाते हैं। पुलिस जो है वो उस कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट के थ्रू चेक करती है कि किसके पास में कितनी संपत्ति है, इस तरीके से बांटा जाता है। तो ये गांव के जितने भी लोग हैं वो मिलकर के अपने नेता को चुनते हैं और वो नेता फिर नियम बनाते हैं, ठीक है, वो नेता नियम बनाते हैं। मान लीजिए इस गांव को मैं बदल के भारत देश के रूप में कर देता हूँ, और भारत देश की वर्तमान में जनसंख्या जो है वो 130 करोड़ प्लस है, ठीक है। अब हमारे 130 करोड़ प्लस में से हम 545 नेताओं को चुनते हैं। अभी 545 नहीं रहे, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, तो 543 नेताओं को चुनते हैं और ये चुन के जाते हैं संसद में। और ये संसद में क्या करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। और कानून कौन से? कानून वो जिनके आधार पे हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा शहर चलाया जाएगा, वो कानून बनाए जाते हैं यहाँ पे। आई बात समझ में? जो काम मैं गांव के लेवल पे सरपंच के रूप में या ग्राम सभा के रूप में बोल रहा हूँ, वही काम देश के लेवल संसद कर रही है और राज्य के लेवल पे विधान परिषद भी करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए कौन होती है? संसद होती है, जो पूरे ऑल इंडिया के लिए कानून बनाती है। आई बात समझ में? तो ये होती है राजनीति की शुरुआत। अब देखिए, भारत आज़ाद होने वाला था 1947 में। तब उस समय भारत के जो प्रमुख जो स्वतंत्र सेनानी थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाकी सब, तो वो अलग अलग देशों को देख रहे थे। अमेरिका को, यूएसए, अमेरिका को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, इन अलग अलग देशों का निरीक्षण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि पहले एक ऐसी किताब बना दी जाए जो पूरे भारत का एक तरीके से प्रतिबिंब हो जाए और आने वाले 1500 साल के लिए भारत के लिए एक गाइड के रूप में काम करे। ऐसी किताब बना दी जाए तो ही देश चल सकता है। अगर किताब नहीं बनाई और आगे आने वाले टाइम पे कोई तानाशाह आ गया तो वो मनमर्जी करने लग जाएगा। इसलिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने शुरुआत में मांग कर दी थी, बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद में गांधी जी ने, स्वराज पार्टी वालों ने भी मांग करी थी कि हम अपना संविधान बनाएंगे। और संविधान बनाने के लिए पहले क्रिप्स मिशन में कहा गया, फिर कैबिनेट मिशन में कहा गया, हाँ आप अपना संविधान बनाइए। और कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में चुनाव होते हैं और भारत की संविधान सभा का गठन किया जाता है। ये संविधान सभा के जो सदस्य थे, शुरुआत में सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन पार्टीशन के बाद में 299 के आसपास सदस्य रह गए थे। इन सदस्यों ने लगातार 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक जो है कंटिन्यूसली मंथन किया,
कि हमारे देश का आइन कैसा होना चाहिए, हमारे देश का प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, हमारे देश को अगर हमें विकसित करना है तो किस तरीके के नियमों से बंधा होना चाहिए। तो ये शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946 से पहली बैठक के द्वारा, और ओरिजिनली 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लागू करने के लिए वो 2 महीने पीछे ले जाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 तक और इनके बीच में जो समय होता है 2 साल 11 माह और 18 दिन का होता है। तो ये पूरा हमारा संविधान बनता है। कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। राजनीति, राज्य की नीति, राज्य का मतलब मैंने बताया, जब लोग सभ्य होने लग गए, इकट्ठे रहने लग गए तो राज्य, और उस राज्य में लड़ाइयाँ नहीं हो, उस राज्य में लोग शांति से रहें, तो कुछ कानूनों का पालन करना पड़ेगा। और वो कानून बनाने के लिए हम अपने प्रतिनिधियों को चुन के संसद में भेजेंगे और वो संविधान सभा के थ्रू एक संविधान बनाएंगे जिसके रूप में हमारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा। तो भारत का संविधान 1950 में 26 जनवरी के दिन लागू हुआ था और उस दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो वेलकम टू दिस पॉलिटी वेब सीरीज, ब्रह्मास्त्र पॉलिटी वेब सीरीज, जिसमें हम पूरी पॉलिटी को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया कि राज्य क्या है, संविधान क्या है, राजनीति क्या है और संविधान की ज़रूरत क्या पड़ी, ये समझ में आ गया। अब आपका एक कॉन्सेप्ट रह गया था कि राज्य, देश और राष्ट्र, इनमें नॉर्मली आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएएस लेवल में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये राज्य में क्या अंतर है, देश में क्या अंतर है और राष्ट्र में। ठीक है, आप राज्य जो समझते होंगे, आप अगर यूपी से रहते हैं तो यूपी राज्य समझते होंगे, भारत को राज्य नहीं समझते होंगे। पॉलिटी के अंदर याद रखना, पॉलिटी के अंदर जहाँ पे लोग मिलकर के अपना घोषित कर लेते हैं कि हम यहाँ पे राज्य हैं, स्टेट हैं, वही राज्य बन जाता है। जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं वही राज्य हो जाता है, ध्यान रखना पॉलिटी के अंदर। यानी गांव पे ग्राम सभा के रूप में जो कानून बनाए जाते हैं, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के रूप में, तो एक गांव भी एक राज्य के रूप में कार्य करता है, स्टेट के रूप में कार्य करता है। जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं वही राज्य होता है, याद रखना। राज्य वो स्पेशली वो नहीं है, ये तो हमारे आज़ादी के बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है, बोलने का है। तो राज्य क्या होता है, एक फिक्स्ड एरिया होता है, पॉलिटिकल एरिया, ठीक है, यह ध्यान रखना। राज्य के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एरिया होता है एंड यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिट एंटिटी होती है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इकाई जरूर होती है। जैसे हमारे राजस्थान में एक पॉलिटिकल इकाई हो गई, हमारे भारत में भी पॉलिटिकल इकाई हो गई, एंड यहाँ पे पीपल होते हैं, एरिया होता है और सरकार होती है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया, आईएएस वाले एग्जाम में, कि निम्न में से कौन से जो हैं वो विषय एक राज्य के लिए जरूरी होते हैं। तो लोगों का होना जरूरी है, क्षेत्रफल का होना जरूरी है और सरकार का होना जरूरी है, तभी राज्य बनता है। आगे बात समझ में। गांव भी एक राज्य के रूप में हो सकता है, राजस्थान राज्य है, यूपी राज्य है, ये भी हो सकता है, भारत भी राज्य के रूप में हो सकता है, नेपाल भी राज्य के रूप में हो सकता है। एक एरिया डिफाइन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ रहने वाले लोग होने चाहिए और उसके बाद में वहाँ पे एक सरकार होनी चाहिए। तीनों यूनिट होने के बाद में राज्य बनता है, ध्यान रखना, आईएएस का सवाल है ये। ओके, एंड देन बात करते हैं देश। देश क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी होती है। देश एक तरीके से ज्योग्राफी के आधार पर बनता है, बहुत सारे देश होते हैं। ये मतलब इसमें देश में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम भारत को एक देश इसलिए बोल देते हैं कि ऊपर हिमालय, नीचे की साइड में हमारे जो हिंद महासागर और अरब सागर हैं, तो हमारा एक तरीके से पूरा ज्योग्राफिकल एंटिटी बन गई, उपमहाद्वीप के रूप में हम देश बन चुके हैं। तो देश यानी नेशन एक जो है वो क्या होता है, ज्योग्राफिकल एंटिटी होता है। और राष्ट्र क्या होता है, इस ज्योग्राफिकल एंटिटी में, इस जो भौगोलिक संस्था है, इसमें अगर इमोशन जुड़ जाएं, इमोशन अगर जुड़ जाएं सेम आइडेंटिटी वाले, लाइक कल्चरल, एथनिक, रिलीजियस और कॉमन इमोशंस, हिस्ट्री वाला, लैंग्वेज वाला, रिलीजन वाला, अगर ये इमोशंस जुड़ जाएं, भावनाएं जुड़ जाएं, तो देश राष्ट्र बन जाता है। पॉलिटी के अंतर्गत हम जब पढ़ते हैं तब राज्य शब्द ज़्यादा यूज करते हैं, देश और राष्ट्र शब्द यूज नहीं करते हैं। देश एक ज्योग्राफिकल एरिया है। अब देश बाद में राज्य भी बन सकता है और राष्ट्र राज्य बन सकता है। आगे बात समझ में, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना है, बस इतना समझिए। पॉलिटी में जहाँ पे सरकार बनती है, गांव के लेवल पे सरपंच सरकार के रूप में कार्य करता है, तो गांव भी राज्य होता है।
राज्य यानी राजस्थान यूपी में एक सरकार बनती है सीएम मंत्रिपरिषद वाली, तो वो भी राज्य होता है, और देश के रूप में भी सरकार। पॉलिटी का राज्य का मतलब क्या हुआ, जब पीपल हो और उसका क्षेत्रफल हो और सरकार बने तो वो राज्य होता है। नेशन जो एक ज्योग्राफिकल सेम आइडेंटिफिकेशन हो, एक पूरी ज्योग्राफी जैसे डिवाइड हो, जैसे भूटान वाला क्षेत्र है तो वो हिमालय के बीच में तो वो भूटान के रूप में नेशन है, फिर भूटान के रूप में वो राज्य भी है। और अगर भूटान के सभी लोग अपने भूटान से प्यार करते हैं, उससे भावनाएं जोड़ते हैं अपनी, तो वो भूटान के रूप में राष्ट्र भी है। आई बात समझ में? तो ये होता है देश, राष्ट्र और राज्य के अंतर्गत। ये हमारा ओवरव्यू के रूप में मैंने आपको राजधानी, ये अपना राजनीति क्या है, परिचय बता दिया और ये बता दिया। तो अब हम पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज़ है, ये हम शुरुआती 20,000 स्टूडेंट के लिए इसकी PDF फ्री दे रहे हैं। और मैं आपको फिर से गारंटर देता हूँ कि इसमें जो मैंने कंटेंट कराया है उसके अलावा आपको कहीं बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसी चीज़ को आप 1, 2, 3 बार पढ़ लेते हो, वैसे तो मैं इसमें एक ही बार में रिवाइज करा दूंगा सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं बार बार अनुच्छेदों को बोलता जाऊंगा। सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट कहानियाँ मैं इस अगले 9 घंटे में आपको बताने वाला हूँ। आप एक बार ये देख लीजिए PDF कैसे डाउनलोड करनी है, और फिर उसके बाद में आप स्टार्ट करिए पार्ट 1, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ संविधान के स्रोत क्या रहे, संविधान का विकास क्रम कैसे रहा, संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से हुआ, प्रमुख भाग, प्रमुख अनुच्छेद और संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे PDF डाउनलोड करनी है, कैसे अदर कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं, एंड देन स्टार्ट विद दी अवर पार्ट 1। So, thank you.